ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम चैप्टर 7 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशन। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 7.5 डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशन की हम पहले इंट्रो की बात करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर की बात करेंगे, फिर एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे जिसमें रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग आ जाती है और एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, फिर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे जिसमें ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन आ जाती है और टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग आ जाती है। और लास्ट में क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट की बात करेंगे जिसमें डिजाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी आ जाती है और यूजर फीडबैक आ जाता है। तो थोड़ा सा टॉपिक लेंथी होने वाला है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डिजिटल सिटीजनशिप इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली व्हेन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेट। अगर मैं एक नजरिए से देखूं तो आजकल हम दो जिंदगियां गुजार रहे हैं। एक तो होती है हमारी रियल लाइफ जिसमें हम इंसानों से फिजिकली मिलते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, किसी कानून को नहीं तोड़ते। एक होती है हमारी डिजिटल जिंदगी जहां पे हम एक जगह पे बैठ के अपने डिजिटल डिवाइस जैसा कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इसका यूज करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। फिर सोशल मीडिया ऐप के जरिए जैसा कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए हम पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो डिजिटल सिटीजनशिप की बात हो रही है, ये आपकी इस लाइफ की बात हो रही है, ये आपकी डिजिटल दुनिया है। इसमें आपने किस तरह से बिहेव करना है वही समझना है आपने डिजिटल सिटीजनशिप में। आपने रिस्पॉन्सिबली और एथिकली, यानी ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी बंदे ने कोई चीज पोस्ट कर दी है फेसबुक के ऊपर, आप उसे गालियां निकालो, अब्यूज करो। ऐसा नहीं करना, आप उसे पॉजिटिव फीडबैक दो ताकि वो दोबारा से कोई गलत चीज को पोस्ट ना करे। ठीक है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को किस तरह से यूज करना है आपने रिस्पॉन्सिबली और एथिकली, तो ये हमारी होती है डिजिटल सिटीजनशिप। उसके बाद बिहेवियर एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प इंश्योर पॉजिटिव एंड सिक्योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। आपका जो बिहेवियर है, जो आप अमल करोगे, वो किस तरह का होना चाहिए? पॉजिटिव वे में होना चाहिए ताकि ऑनलाइन जो आपका एक्सपीरियंस है हर एक के बंदे के लिए अच्छा रहे। ठीक है, प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड अदर फ्रॉम हार्म। अपने आप को भी और दूसरों को भी नुकसान से बचाना है। अपनी पर्सनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आपका होम एड्रेस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपकी जो पर्सनल फोटोज हो गई, आपने उनको सेफ रखना है, अपना पासवर्ड को सेफ रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना और ना ही किसी की पर्सनल चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर, दूसरों के राइट्स का भी आपने एहतराम करना है। ऐसा नहीं अब जिस तरह का ये मेरी वीडियो है, अब मैंने इसे बनाया, इसके ऊपर मेहनत की है, आप इसे क्या करो, डाउनलोड कर दो, डाउनलोड करके आप अपने किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दो। तो ये काम नहीं करना आपने इस डिजिटल दुनिया। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट द सेफ एंड इंक्लूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट। आपने क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना है इस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर। डिजिटल बिहेवियर से मतलब टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का आपने इस तरीके से यूज करना है कि आप रिस्पेक्टफुल रहें और सेफ रहें। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं? जैसा कि हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, सर्वर्स, एआई, इंटरनेट। ठीक है, इन चीजों का आपने इस तरह से यूज करना है, आप रिस्पेक्टफुल भी रहें और सेफ भी रहें। अब वो किस तरह से रहेंगे? आपकी बुक में जो सबसे पहले दिया गया है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है, इस तरह का पासवर्ड यूज नहीं करना जो सिंपल सा 1 से लेके 8 तक। आपने क्या करना है? छोटी बड़ी एबीसी के अल्फाज का यूज करना है, नंबर्स का यूज करना है, सिंबल्स का यूज करना है ताकि आपका जो पासवर्ड है वो क्या रहे? स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, दूसरे नंबर पे अवॉइड फिशिंग स्कैम। तो जितने भी फिशिंग स्कैम होते हैं, अब जैसा कि ये ईमेल है, ये आपको ईमेल आई है आपके नैब की तरफ से, ओरिजिनल नैब की तरफ से नहीं आई है, बल्कि आपके साथ स्कैम करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपके अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुई है, हमने इसे रोक दिया है। अगर आप चाहते हो कि ये ट्रांजैक्शन कंटिन्यू हो या आप इसे कैंसिल करना चाहते हो तो आपको कोई लिंक दे देंगे कि भाई इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन आप हमें दो। तो जैसे ही आप उनकी बातों में आ जाओगे, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो इंफॉर्मेशन आप उन्हें दोगे तो वो क्या कर देंगे? आपके अकाउंट को खाली कर देंगे, यानी जितनी भी आपकी रकम होगी उसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिशिंग स्कैम।
डू नॉट क्लिक द सस्पिशियस लिंक और ओपन ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्स। ठीक है, किसी अननोन सोर्स से अगर कोई मैसेज आया है या ईमेल आया है, अक्सर आपको इस तरह के मैसेज आते हैं कि भाई मुबारक हो, आप 1 लाख रुपए जीत गए, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करो तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। तो वो बेसिकली क्या होता है, एक फिशिंग स्कैम ही होता है, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आपने इस तरह की ईमेल्स को और मैसेज को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हैंडलिंग डेटा एंड कंटेंट इन अ फेयर एंड लॉफुल मैनर। यानी आपने जो भी डेटा या कंटेंट यूज करना है वो ईमानदारी से और कानूनी तरीकों से करना है। अब इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक है रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग और दूसरा है एथिकल इशू। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग। इसका मतलब है कि ओनली शेयरिंग पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसा कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, आपके मार्क्स हो गए, ठीक है, आपके ग्रेड्स हो गए, फिर उसके बाद आपका फोन नंबर, आपका आईडी कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने तभी शेयर करनी है जब बहुत ही जरूरी हो। ठीक है, और इंश्योर दैट इट शेयर विद ए ट्रस्टेड एंटिटी। और जिसके साथ शेयर की गई है वो क्या होनी चाहिए, एक ट्रस्टेड एंटिटी होनी चाहिए। यानी जो भी जिस भी बंदे को आप दे रहे हो वो भरोसे के काबिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह की आपकी बुक में बताया हुआ है कि आपने मान लो एक कॉलेज में, ये एक फ्लेयर कॉलेज है, अब जो ये फ्लेयर कॉलेज है ये एक ऑनलाइन कॉलेज है, आप इसमें स्कॉलरशिप चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, पहले इस वेबसाइट को वेरीफाई करना है कि भाई वाकई ही ये उन्हीं की वेबसाइट है जो मैं जिसको मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या वे ओरिजिनल भी है या नहीं। क्योंकि फेक वेबसाइट बनी होती हैं जो आपके डेटा को कलेक्ट करके उसका गलत यूज करती हैं। ठीक है, तो आपने पहले इसको वेरीफाई करना है। तो कहां पे आपने डेटा शेयर करना है, रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टेड एंटिटी को करना है। इसी तरह मान लो आजकल जिस तरह बैंकिंग की जो ऐप है वो क्या करनी है, अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आप उनकी ऐप डाउनलोड करके इसी के ऊपर आप अपना उस बैंक में अकाउंट बना सकते हो। तो आपने पहले क्या करना है, इस ऐप को वेरीफाई करना है कि क्या ये सच में एचबीएल बैंक की ही ऐप है या नहीं। अगर नहीं होगी या किसी ने स्कैम किया होगा, कोई उसी तरह की कॉपी बनाई होगी, तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में चली जाएगी और उसका गलत यूज होगा। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, वेरीफाई करना है कि भाई ये ट्रस्टेड एंटिटी है या नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाती है एथिकल इशू। तो एथिकल इशू में आ जाती है रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट। डू नॉट कॉपी और यूज समवन एल्स वर्क विदाउट परमिशन। आपने अगर किसी का काम यूज करना है तो उसकी इजाजत लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो पड़ी हुई है जिसको आप देख रहे हो, तो अगर किसी ने इसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना है तो उसे मेरी इजाजत चाहिए होगी, तभी वो इसे अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉपीराइट की रिस्पेक्ट करनी है। अगर किसी के काम को यूज करना है तो उससे परमिशन लेनी होगी। ठीक है, आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो रिसर्च पेपर की दी गई है। रिसर्च पेपर बेसिकली क्या होता है, किसी भी रिसर्चर की फाइंडिंग्स होती हैं, उसका काम होता है। तो अगर स्टूडेंट पाकिस्तान शुड नॉट कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम ऑनलाइन आर्टिकल विदाउट साइटिंग द सोर्स। अगर आपने उसका काम करना है तो अगर आपने उसका काम कॉपी करना है तो आपको उसका हवाला देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, प्रॉपरली एट्रीब्यूट आइडिया एंड इंफॉर्मेशन टू ओरिजिनल ऑथर टू अवॉइड प्लेजरिज्म। ठीक है, अगर आपने किसी का काम यूज किया है तो उसे प्रॉपर एट्रीब्यूट करो, उसका हवाला दो, उसके कोड को, मान लो आपने ये जो लाइन है ये कॉपी की है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस सोर्स को मेंशन करना है जो आपने लाइन कॉपी की है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से न्यूटन का कानून है, अब आपने न्यूटन का कानून आपकी रिसर्च में आपने यूज करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे मुताबिक, बल्कि आप क्या बोलोगे, न्यूटन के कानून के मुताबिक जो उसकी लाइनें हैं सेम आपने उसको कोड कर देना है कि भाई ये न्यूटन की लाइन मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है। ठीक है, जिससे क्या होगी, आपके ऊपर कॉपीराइट का जो कानून है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका हवाला दे दिया, मैंने ये यहां से लिया है। ठीक है, ये मेरा सोर्स है इस लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट। आपने ये बात समझनी है और उन प्रैक्टिस को अप्लाई करना है जिससे आप अपने आप को ऑनलाइन थ्रेट से बचा सको। किस तरह से बचा सकते हो आप, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने हैं। ये सिंपल वाला नहीं रखना, आपने इस तरह का पासवर्ड रखना है। फिर उसके बाद जो फिशिंग ईमेल आती है जो आपसे क्लेम करती हैं
कि भाई आप हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दो, तो आपने इनको अवॉइड करना है, इनके लिंक्स के ऊपर या इनको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। फिर इस तरह के जो आपको मैसेजेस आते हैं कि भाई आप इतने पैसे जीत चुके हो, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने जो पैसे वो हासिल करो, इनको अवॉइड करना है। आपने अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, जो क्या करता है कि जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो ना, तो उसमें अगर वायरस होगा तो ये क्या कर लेगा, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट कर लेगा और उस फाइल को आपको बता देगा कि भाई इसे ओपन नहीं करना, इसके अंदर एक वायरस है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने सिक्योर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी वाईफाई के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। जब इस तरह से करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है जिसके वाईफाई के साथ आप कनेक्ट हुए हो वहां पे जाती है, तो वो भी आपको हैक कर सकता है, आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होती है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई भी एक काम है उसके लिए टीम बना दी गई है। कोलैबोरेटिव मतलब एक टीम में काम करना, और उस टीम के साथ उस प्रॉब्लम को, उस काम को शेयर कर दिया गया है, और वो टीम मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अब वो कोलैबोरेशन किस तरह से होती है, एक होती है ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन होती है, और दूसरी होती है टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग होती है। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, यानी इंसान और मशीन मिल के क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूजिंग टूल, एक इंसान एक टूल का यूज करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के हमारे पास एक स्प्रेडशीट है, एमएस एक्सेल की शीट है, आपने रिजल्ट कार्ड बनाना है तो आप इसके ऊपर आसानी से अपना डेटा देके रिजल्ट कार्ड बना सकते हो। ठीक है, तो ह्यूमन ने किसका यूज किया, एक टूल का यूज किया। इसी तरह जिस तरह आप मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो जो भी कैलकुलेशन होती है, अगर आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो, तो कैलकुलेटर क्या है, बेसिकली एक टूल ही है ना, एक सॉफ्टवेयर ही है ना, एक डिजिटल डिवाइस ही है ना। तो आपने किसका यूज किया, एक कैलकुलेटर का यूज किया, एक सॉफ्टवेयर का यूज करके आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपने किसके साथ फिर कोलैबोरेशन की, एक मशीन के साथ। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंबाइनिंग स्किल्स, इंटीग्रेट ह्यूमन स्किल विद मशीन कैपेबिलिटीज फॉर बेटर रिजल्ट। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये क्या है, हमारी हार्ट बीट है, इंसान की जो हार्ट, अब ये कौन इसको बनाता है, एक मशीन ही बनाती है ना। मशीन ने क्या बता दिया कि भाई ये हार्ट बीट आपकी चल रही है। अब डॉक्टर का काम है इसको चेक करना कि भाई ये ठीक चल रही है या नहीं। तो फाइनल डिसीजन किसका होगा, ह्यूमन का होगा। तो दोनों की जो स्किल्स क्या है वो इंटीग्रेट कर दी गई है, मिला दी गई है। इंटीग्रेटिंग ह्यूमन स्किल्स और मशीन स्किल्स, मशीन की क्या थी, ये जो आपकी हार्ट बीट है ये मशीन ने जनरेट की है, और ह्यूमन की क्या है, इसको देख के डॉक्टर ने जो फैसला करना है कि भाई ये ठीक है या नहीं, वो किसकी स्किल्स हैं, वो एक ह्यूमन की स्किल्स हैं। ठीक है, तो ये होती है कंबाइनिंग स्किल्स। नेक्स्ट है टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग, इन्वॉल्व कोलैबोरेटिंग विद अदर्स एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। दूसरों के साथ आपने टीम बनानी है, फिर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जाता है ग्रुप प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट के एग्जांपल मैं इस टीम की दूंगा, एक क्रिकेट टीम है। अब इसमें हर बंदे की अलग एक्सपर्टीज होती है, बॉलर्स अलग होते हैं, बैट्समैन अलग होते हैं, ऑलराउंडर अलग होते हैं, कीपर्स अलग होते हैं। हर एक के पास क्या है, अपनी एक्सपर्टीज है। सब मिलके अपनी एक्सपर्टीज के साथ एक टीम को हराते होते हैं। ठीक है, वर्क टुगेदर ऑन असाइनमेंट, देखो इन सब ने एक साथ ही काम करना है ना। तो अगर आपने किसी असाइनमेंट में, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो एक साथ करना होगा। ईच कंट्रीब्यूटिंग योर एक्सपर्टीज, हर एक की अपनी एक्सपर्टीज होंगी जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अहम किरदार अदा करेंगी। जैसा कि ये टीम किसी दूसरी टीम को हराने के लिए हर एक बंदा अपनी एफर्ट करेगा, बॉलर गेंद में अपनी एफर्ट करेगा, बैट्समैन रन बनाने में, फिर कीपर कीपिंग में। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप प्रोजेक्ट या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पे शेयरिंग इनसाइट, एक्सचेंज आइडिया एंड नॉलेज विद पेयर्स टू इनहांस लर्निंग। आपने जो अपना आइडिया है, जो आपके पास नॉलेज है, आपने अपने मेंबर के साथ शेयर करना है ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये एक बैट्समैन है, अब इसको अगर किसी ने आउट करना है, किसी बॉलर ने, मान लो एक नया बॉलर आया, इसको आउट करना है, तो वो सीनियर को बताएगा कि भाई मैं इसको कवर्स पे गेंद करने वाला हूं ताकि कैच हो जाए। तो सीनियर बॉलर फिर उसे आके बताएगा कि भाई ये जो बैट्समैन है कवर्स ड्राइव बहुत अच्छी मारता है, यहाँ पे गेंद इसको नहीं करना। तो अब उसकी लर्निंग में इजाफा हुआ ना, उसे पता चल गया भाई यहाँ पे मैंने गेंद नहीं करना। तो यही उसने क्या किया, अपने अपने नॉलेज को शेयर करेंगे और अपनी लर्निंग को इनहांस करेंगे।
पार्टिसिपेट इन स्टडी ग्रुप डिस्कशन टू ब्रॉडन योर अंडरस्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होगे, जिस तरह मैंने दो बॉलर की एग्जांपल दी, जिससे क्या होगा, आपका नॉलेज इनहांस होगा। तो ये होती है बेसिकली शेयरिंग इनसाइट। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट मींस डिजाइन एंड प्रोड्यूस कंटेंट दैट एवरीवन कैन यूज। आपने इस तरह का कंटेंट बनाना है जिसे हर बंदा यूज कर सके, इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज। अब नॉर्मल बंदा है वो तो यूज कर ही सके, लेकिन जो डिसेबल बंदे हैं वो भी उसको यूज कर सकें, जिसमें आ जाता है हमारे पास डिजाइन एक्सेसिबिलिटी और यूजर फीडबैक। तो डिजाइन एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है रीडेबल फॉन्ट्स। यूज क्लियर एंड लार्ज फॉन्ट्स दैट आर इजी टू रीड। आपने इस तरह के फॉन्ट यूज करने हैं, जिस तरह से ये मैंने फॉन्ट यूज किया हुआ है, ये कैलबरी का फॉन्ट है। देखो अब इसे रीड करना मेरे लिए आसान है, आपके लिए भी आसान होगा, बजाय कि मैं इस तरह का फॉन्ट यूज करूं। अब ये जो फॉन्ट आपको नजर आ रहा है, ये डिजाइनिंग वाला फॉन्ट है, जिसे मुझे रीड करने पे भी मुश्किल हो रहा है। अब मुझे तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है किसी की नजर वीक हो, उसे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपने चीजों को सिंपल रखना है, आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए जो हर बंदे के लिए उसका यूज करना, रीड करना इजी हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर इमेज सो दैट विजुअली इंपायर्ड यूजर्स कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट। अब जिस तरह से ये पिक्चर लगी हुई है, अब ये पिक्चर्स क्या बयान करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ आपने नीचे टेक्स्ट एक डिस्क्रिप्शन लगा देनी है। ठीक है, हो सकता है पिक्चर्स को देखते हुए समझ ना आए, लेकिन जब आप इसको रीड करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी इस पिक्चर में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जिस तरह आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है, इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट फॉर अ चार्ट और ग्राफ इन ए रिपोर्ट। अब आपने कोई चार्ट बनाया हुआ है, मान लो ये मेरा एक चार्ट बना हुआ है। अब ये चार्ट क्या बयान करने की कोशिश कर रहा है, आपने उसके नीचे क्या देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बारे में बताना है कि भाई ये किस चीज का चार्ट आपने लगाया हुआ है आपके कंटेंट में। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है यूजर फीडबैक। यूजर फीडबैक इज अबाउट गैदरिंग ओपिनियन फ्रॉम यूजर टू इंप्रूव डिजिटल कंटेंट। आपने कोई भी कंटेंट बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने ये एक वेबसाइट बनाई है जो आपका डिजिटल कंटेंट है। ठीक है, अब इसके मुतालिक आपने लोगों से फीडबैक लेना है कि भाई क्या ये वेबसाइट ठीक है, क्या मुझे इसमें चेंजिंग करनी चाहिए। तो आपने वो फीडबैक किस तरह से लेना है, एक तो है सर्वे और दूसरा है फॉर्म। फॉर्म किस तरह से होता है, आप क्या दे दो, हर बंदे को एक फॉर्म दे दो कि फिल करने के लिए, कि भाई इसमें आप अपने क्वेश्चन डाल दो कि भाई ये ठीक तरह से काम कर रही है, प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, तो वो यहाँ पे टिक करता जाएगा और आपको फीडबैक देता जाएगा। दूसरा होता है सर्वे। आप किसी कंपनी को पैसे दो, वो कंपनी आपके लिए सर्वे कर देगी कि भाई लोग आपकी इस वेबसाइट के बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, यूज सर्वे टू कलेक्ट फीडबैक और डिजिटल कंटेंट टू मेक नेसेसरी इंप्रूवमेंट। उस फीडबैक की बेस के ऊपर आप इसमें क्या कर दोगे, अपनी वेबसाइट में चेंजिंग कर दोगे। ठीक है, दूसरा नंबर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप क्या करो, डायरेक्ट लोगों के पास जाओ, इंगेज विद यूजर डायरेक्टली टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। आप यूजर के साथ जो इस आपकी वेबसाइट को यूज करेंगे, आप डायरेक्टली इस तरह से उनके साथ क्या करो, डायरेक्टली कम्युनिकेट करो और उनसे पूछो कि भाई हमारी इस वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या इनमें बेहतर की जा सकती है, क्या क्या और चीजें हम इसमें शामिल कर सकें, और आप क्या चाहते हो, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें ऐड करें। ठीक है, आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि भाई क्लासमेट फॉर देयर इनपुट टू प्रेजेंटेशन। मान लो बच्चे ने एक बच्चे ने क्लास में खड़े होकर प्रेजेंटेशन दी है, तो वो क्या करे, अपने क्लास फेलो के पास जाए कि भाई मेरी प्रेजेंटेशन ठीक थी, मैं ठीक तरह से खड़ा हुआ था नहीं, मेरे अल्फाज ठीक थे या नहीं, मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या इसमें मैं नया चीज शामिल कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है यूजर्स के साथ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।